ओके, तो एक बार जो हमने पढ़ा उन चीज़ों को हम लोग समराइज कर लें। तो जो चीज़ें हमने देखा अब तक इंडक्शन मशीन्स में, इंडक्शन मोटर्स में, ठीक है। इंडक्शन मोटर में हमने देखा कि स्टार्टर पे रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है जो ns से रोटेट करता है, और ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टर और स्टेशनरी स्पेस, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हमारा रोटर का स्पीड nr है, ठीक है, जो रेस्ट से यानी जीरो से शुरू होता है और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है? ns हो सकता है। हालांकि ns तक कभी पहुंचता नहीं है, लेकिन इन केस अगर ऐसा पॉसिबल होता कि अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ns तक होता है। और इससे हमने और क्या देखा था? तो हमने देखा था कि स्लिप, और स्लिप क्या होता था? ns माइनस nr अपॉन ns, ठीक है। और इससे हमने देखा था ये केस को कंप्यूट करके कि जब ये जीरो है तब स्लिप की वैल्यू, जो स्लिप की वैल्यू है ना, जब ये जीरो है यानी जब रेस्ट में है तो स्लिप की वैल्यू हमें 1 मिलती थी, और होते होते जब मैक्सिमम पे इस तरह से पहुंच जाएगा तो स्लिप की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ठीक है। इतने चीजों को हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जब तक आपका रोटर स्टेशनरी है तो होता क्या है कि रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से, और फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स और रोटर कंडक्टर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर कंडक्टर्स में। स्टार्टिंग के समय जब तक रोटर स्टैंड स्टिल है, यानी रोटर की वेलोसिटी जब तक जीरो है, रोटर का आरपीएम जब तक जीरो है, तब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रोटर में है वो सेम होता है अपने सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। यानी हमने देखा कि जब तक रोटर हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, स्टैंड स्टिल का मतलब रोटर जब तक रेस्ट में है यानी जब तक उसने रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया है, तब तक क्या होता था? तो हमने देखा कि रोटर कंडक्टर्स के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये रोटेट करने लगेगा फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा, जिसको अभी हम लोग आगे चल के हम लोगों ने देखा। और चेंजेस होता था तो कितना होता था? तो अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये है तो चेंजेस होके जो नई फ्रीक्वेंसी होती थी यानी जो एफ डैश होता था वो एस एफ के बराबर मिलता था। ये सारी चीजें हमने देखा। फिर हमने देखा कि इस तरह से रोटर के कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है, रोटर के कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है, और जैसे ही रोटर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने लगता है उनका इंडिविजुअल, ठीक है, उनका इंडिविजुअल फ्लक्स बन जाता है, यानी रोटर पर के हर एक फेजेस का इंडिविजुअल फ्लक्स बन जाएगा। और स्टैटर के तरह ही रोटर के हर एक फेजेस का फ्लक्स जो है वो साइनसॉइडली वेरी करेगा। और स्टैटर के तरह ही हम लोग जब देखते थे कि सारे साइनसॉइडली तीनों फेजेस के साइनसॉइडली वेरिंग फ्लक्स का रिजल्टेंट पे जब हम लोग गौर करते थे तो जिस तरह स्टैटर पे हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट मिलता था, उसी तरह यहाँ भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट मिलेगा जो किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा? तो जो एस ns स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में? रोटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स या रोटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एस ns के स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? बताइए। रोटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है। तो कुछ चीजें जो हमने देखा कि ns के स्पीड से कौन रोटेट करता है, या फिर उसको थोड़ा सा अरेंज कर लें हम लोग। शॉर्ट में अगर हम लोग लिखते हैं तो स्टैटर का रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटर का रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns के स्पीड से रोटेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटर, ओके। और रोटर का रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करता है, या तो हम लोग ns माइनस nr बोलें
किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू रोटर, और या फिर एस एन एस हम लोग बोले, किसके रेस्पेक्ट में बताइए? रोटर। और जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं इसको भी विथ रेस्पेक्ट टू रोटर के बजाय विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, यानी रोटर रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसको अगर हम लोग निकालें विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट कर रहा है। यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हम लोग स्टेटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे ही हम लोग स्टेटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्टेटर का भी रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ns से ही रोटेट कर रहा है और रोटर का भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स ns से रोटेट कर रहा है, यानी दोनों फील्ड्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है और इसी कारण से दोनों फील्ड एक दूसरे को सुपर इंपोज करता है और ये स्थिति हमेशा हमेशा मशीन में कंटिन्यूड रहती है, किसी भी लोड पे, किसी भी रोटर स्पीड पे, किसी भी स्लिप पे, किसी भी करंट पे, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है आपके इंडक्शन मोटर के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। इसी चीज में अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इंडक्शन मोटर में और भी बेहतरीन चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोगों में सब लोगों को डीसी मशीन्स के टॉर्क का कांसेप्ट समझ में आ गया है? आप लोगों में से सबको डीसी मशीन के, डीसी मोटर्स के टॉर्क का कांसेप्ट समझ में आ गया है? इसीलिए आप लोगों को बोले थे कि लेक्चर 23 जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर 23 से टॉर्क का बेसिक्स क्लियर रहेगा, सो दैट कि आपके लिए आगे की अंडरस्टैंडिंग आसान रहेगी। ओके, सबको समझ में आ गया है? टॉर्क का बेसिक कांसेप्ट सबको समझ में आता है? डीसी मोटर का टॉर्क सबको याद है? रिप्लाई? ओके, तो नया टॉपिक दे दीजिए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था कि हमने देखा था कि डीसी मोटर के केस में, ठीक है, डीसी मोटर का एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलें, डीसी मोटर का एग्जांपल हम लोग लेके चले तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते थे, चाहे परमानेंट मैग्नेट से या इलेक्ट्रोमैग्नेट से। परमानेंट मैग्नेट से जो फ्लक्स डेंसिटी चाहिए वो नॉर्मली हमें नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग पोल्स बना देते थे, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल, और यहां से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देते थे। होता क्या था, रोटर इसके अंदर है, जो आर्मेचर है, ठीक है। डीसी मशीन के केस में हम लोग आर्मेचर को रोटर पे प्लेस करते थे और फील्ड हमारा स्टेटर पे रहता था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते थे कि यहाँ पे जो आपका फ्लक्स बना, जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, और आर्मेचर के कंडक्टर के अंदर, क्योंकि डीसी मोटर का केस है, मोटरिंग एक्शन है, तो बाहर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। डीसी मोटर का केस है तो जाहिर है आर्मेचर के कंडक्टर्स के अंदर बाहर से जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और आर्मेचर कंडक्टर के करंट को हम लोग IA से इंडिकेट करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि डीसी मशीन के टॉर्क के केस में हमने देखा था कि वहां पर टॉर्क क्या होता था, प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी स्टेटर पे जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल हमने प्लेस किया है, फाई क्या है आपका फ्लक्स पर पोल इनटू IA। ये आता था जनरल एक्सप्रेशन, हर मशीन के लिए आता था। और बाद में हमने देखा था कि डीसी सीरीज मोटर के केस में फ्लक्स जो है, क्योंकि वहां क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है, तो जो आर्मेचर करंट है वही फील्ड करंट होता है,
तो वहां क्या हो जाता था, डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या हो जाता था, तो डीसी सीरीज मोटर के केस में हम जानते थे कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, क्योंकि वहां सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आर्मेचर करंट, यानी उस केस में सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट सेम होता था। तो डीसी सीरीज वाले के केस में हमें ये मिलता था, इसको हम लोग कंप्यूट करते थे। तो डीसी सीरीज मोटर के केस में हमें ये इक्वेशन मिल जाता था टॉर्क का। ये किसके केस में था, डीसी सीरीज वाले के केस में। और वहीं शंट वाले के केस में, तो शंट वाले के केस में प्रैक्टिकली आपका शंट फील्ड करंट कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से फाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो वहां ये यही मिलता था हमें फाई आईए। लेकिन इन जनरल सारे टाइप के डीसी मशीन्स के लिए हम लोग ये डिपेंडेंस इक्वेशन हम लोग लेके चलते थे, ठीक है। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, इंडक्शन मशीन में भी सेम रिलेशन होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना है कोई भी मशीन हो, कोई किसी भी टाइप का, किसी भी वैरायटी का मशीन हो, चाहे डीसी पे वर्क करने वाला हो या एसी पे वर्क करने वाला हो, जो आपके फिजिक्स के बेसिक्स लॉ है ना, जो फिजिक्स का बेसिक इक्वेशंस है, फिजिक्स के बेसिक रूल्स हैं, वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग लेके चलेंगे। तो यहां पे भी जो आपका इंडक्शन मशीन है, यहां पे जो आपका इंडक्शन मोटर है, ओके, सपोज दैट दिस इज योर रोटर, sorry, suppose that this is your stator, ओके। तो सपोज आपका ये स्टार्टर है और आपने देखा कि स्टार्टर पे मैग्नेटिक फ्लक्स का रिजल्टेंट इस तरह से बन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का रिजल्टेंट, और हमने देखा कि ये रिजल्टेंट सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया, यहाँ पे स्टार्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। और इसी तरह इसके अंदर रोटर होगा, इसके अंदर रोटर होगा, और रोटर पे हम लोग, रोटर पे यहाँ क्या होगा, यहाँ भी रोटर पे करंट हो रहा होगा। बस अंतर है डीसी मशीन से, अंतर क्या है कि यहाँ हम लोग डायरेक्ट कंडक्शन से रोटर कंडक्टर्स के अंदर करंट को फ्लो कराते हैं, जिसको हम लोग आईए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से। और यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बजाय ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। अब होता क्या है कि हम लोग इंडक्शन मोटर्स को स्टेशनरी ट्रांसफार्मर की तरह एज्यूम करके चलते हैं। इसी वजह से जिस तरह से ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के हर एक क्वांटिटी को हम लोग 1 सफिक्स देते हैं, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ लिखेंगे तो हम लोग E1 लिख देते हैं, वोल्टेज लिखते हैं तो V1 लिखते हैं। उस तरह सेकेंडरी की जितनी क्वांटिटीज आती है ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, तो E2 लिख देते हैं, वोल्टेज को V2 लिख देते हैं। तो जिस तरह ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, प्राइमरी वाइंडिंग की हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सबस्क्रिप्ट लेके चलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के हर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सबस्क्रिप्ट लेके चलते हैं। उसी तरह इंडक्शन मशीन को भी हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। तो उससे सिमिलरिटी के चलते यहाँ भी प्राइमरी की हर क्वांटिटी को हम लोग 1 सबस्क्रिप्ट देते चलते हैं, यानी स्टार्टर की हर क्वांटिटी को हम लोग 1 सबस्क्रिप्ट देके चलते हैं, और इसके रिप्रेजेंटेशन में रोटर की हर क्वांटिटी को हम लोग 2 सबस्क्रिप्ट देके चलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से डीसी मोटर के केस में हम लोग आईए से रिप्रेजेंट करते हैं रोटर करंट को, यहाँ के रोटर करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ के रोटर करंट को हम लोग I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बाकी मतलब वही है। तो जिस तरह यहाँ क्या होता था, डीसी मशीन के केस में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आईए होता था, यहाँ भी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आईए आएगा, यानी यहाँ हम लोग रोटर करंट को I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन मिलेगा, लेकिन हाँ दोनों में अंतर है कि डीसी के केस में पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही एसी मशीन्स में हम लोग आएंगे, इंडक्शन मशीन है, एसी मशीन है, तो एसी मशीन के केस में पावर फैक्टर का मतलब आ जाएगा, यानी द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, उसका रोल यहाँ पे आ जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सप्लाई है और यहाँ जो वर्किंग है वो एसी पे है। तो सारा चीज सिमिलर रहेगा, सारा चीज सिमिलर रहेगा, बस एक और फैक्टर आ जाएगा, दैट इज पावर फैक्टर। और हो क्या रहा है, टॉर्क कहां प्रोड्यूस होता है, रोटर के अंदर कि स्टेटर के अंदर, बताइए टॉर्क कहां प्रोड्यूस होता है, टॉर्क कहां प्रोड्यूस होगा, रोटर के अंदर के। अब जाहिर है E2 इंड्यूस होता है आपके रोटर के अंदर, ठीक है,
E2 यानी EMF इंड्यूस हो रहा है आपके रोटर के अंदर, तो जाहिर है किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और इंड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या रिस्पांसिबल है, तो हम तो जानते हैं कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है। और जो भी इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं, जो भी इक्वेशन हम लोग डिराइव करें उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी EMF जो है ना वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल आता है। इवन हम लोग डीसी मशीन का एग्जांपल लें तो डीसी मशीन के केस में भी हम लोग देखते हैं कि जो आपका इंड्यूस्ड EMF होता है या जनरेटेड EMF होता है वो भी हम लोग देखते हैं कि प्रोपोर्शनल टू फाई आता है। हम लोग देखते हैं कि जनरेटेड EMF का इक्वेशन क्या है, तो जनरेटेड EMF का इक्वेशन है फाई Zn by 60 into P upon A। ठीक है, उसी तरह आगे चल के हम लोग आपको बताएंगे, आगे चल के जब हम लोग सिंक्रोनस मशीन का EMF का इक्वेशन लाएंगे या इंडक्शन मशीन का EMF का इक्वेशन हम लोग लाएंगे, तो वहां भी जो EMF इक्वेशन मिलेगा वो एकदम ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन की तरह रहेगा। 4.44 फाई F, नंबर ऑफ टर्न्स को T से रिप्रेजेंट करें या N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है N से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको RPM वाले N से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स को T से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी हम लोग इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन हम लोग देखते हैं, चाहे डीसी मशीन के केस में हो चाहे एसी मशीन के केस में हो, डीसी मशीन के केस में भी हम लोग इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन देखते हैं तो हमें मिलता है Eg is directly proportional to phi इस इक्वेशन से। एसी मशीन के केस में भी चाहे ट्रांसफार्मर का इक्वेशन देखेंगे तो भी हमें यही इक्वेशन मिलेगा। यहाँ क्या है, T नंबर ऑफ टर्न्स है, कहीं कहीं हम लोग N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ N से इसलिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स को कि आपको RPM वाले N से और नंबर ऑफ टर्न्स वाले N से कंफ्यूजन ना हो। आगे चल के हम लोग देखेंगे तो इंडक्शन मशीन के केस में भी जो इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन होगा वो यही मिलेगा। ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन के केस में भी जो इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन मिलेगा वो यही मिलेगा। हाँ, अंतर है कि इसमें जो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है और जो आगे चल के सिंक्रोनस मशीन के इंड्यूस्ड EMF का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे या इंडक्शन मशीन के इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ दो और फैक्टर जुड़ जाएगा, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, बताएंगे बाद में इनका मतलब क्या होता है। तो दो फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अदरवाइज ये सारा इक्वेशन ट्रांसफार्मर के केस में जो डिराइव होके आता है वही इंड्यूस्ड EMF इन सिंक्रोनस मशीन के केस में डिराइव होके आता है, वही इंड्यूस्ड EMF ऑन अ स्टेटर इन एन इंडक्शन मशीन भी डिराइव होके आता है। यानी सब में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी इंड्यूस्ड EMF होता है वो प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो इंड्यूस्ड EMF की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, तो इंड्यूस्ड EMF इन रोटर, और कब का है, जब स्टैंड स्टिल पे है, यानी इंड्यूस्ड EMF इन रोटर एट स्टैंड स्टिल। और डेफिनेटली ये किसके वजह से हुआ, तो फ्लक्स की वजह से हुआ। और फ्लक्स भी कौन सा, तो स्टैटर वाला फ्लक्स, स्टैटर फ्लक्स पर पोल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैटर फ्लक्स पर पोल है, कह सकते हैं हम लोग। इंड्यूस्ड EMF एट स्टैंड स्टिल जो E2 है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैटर फ्लक्स पर पोल है, कह सकते हैं ऐसा, बताइए, कह सकते हैं ऐसा एनीवन? ठीक है, तो लिख लीजिए E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, अब इससे E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, तो हमने देखा था ये इक्वेशन हमने देखा था। ठीक है, जब E2 यहाँ पे हमारा जो पहला इक्वेशन है वो ये है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, अगर इसमें हम लोग यूज करें E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, इसको अगर हम इस इक्वेशन में यूज करें तो ये इक्वेशन हमारा बन सकता है, ये इक्वेशन हमारा बन सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi 2। ठीक है, तो इस तरह एक हमारा नया डिपेंडेंस इक्वेशन बन सकता है, जहां हमने पहला वाला डिपेंडेंस इक्वेशन और दूसरा E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई वाला डिपेंडेंस इक्वेशन करके एक कंबाइन इक्वेशन हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इन सारी चीजों को एक जगह लिख के हम लोग चलते हैं, सहूलियत हो जाएगी सबके लिए। तो सारी चीजों को हम लोग एक जगह अगर लिख के चले तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई
I2 cos phi 2 है। इसमें हमने k कांस्टेंट लेके इक्वलिटी ले लिया था, यानी k phi 2 I2 cos phi 2 है। इसके बाद हमने कंडीशन लिया और हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स एट स्टैंड स्टिल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स एट स्टैंड स्टिल ये आएगा। इसको हमने इस इक्वेशन में यूज किया तो हमें मिला टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi 2। make it equation number 1 and make it equation number 2। अच्छा इसको रहने दो, इसके बाद इक्वालिटी वाला ला देते हैं, तब उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी वाले के बजाय इक्वालिटी वाले में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको इक्वालिटी में करने के लिए एक और कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, और एक और कांस्टेंट मान के इसका भी इक्वालिटी इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। यानी एक और कांस्टेंट हमने ले लिया K1 और इसका एक इक्वालिटी इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इतना तक समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बस खाली इतना लिख लीजिए, जो K1 हमने कांस्टेंट ले लिया है उसके बारे में लिख लीजिए कि वेयर K1 इज अनदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर K1 इज अनदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो टॉर्क का दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दो इंपॉर्टेंट इंपीरिकल इक्वेशन हमें मिल गया। आगे चल के इसको डिटेल से हम लोग डिराइव करेंगे सारी वैल्यूज को पुट करके। फिलहाल दो इंपीरिकल यानी दो बेसिक इक्वेशन हमें टॉर्क का मिल गया और हमने देखा जो रिलेशन है, हमने रिलेशन देखा कि टॉर्क बिटवीन रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर। हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर। यानी हम लोग देख रहे हैं कि पावर फैक्टर पे भी, रोटर पावर फैक्टर पे भी हमारा टॉर्क डिपेंड कर रहा है। अब देखो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम लोग देखते हैं ना कॉस के केस में कोई भी कोसाइन हो, कोई भी कोसाइन हो, हम लोग उस केस में देखते हैं, मान लो जैसे कॉस थीटा ही है। ठीक है, कॉस थीटा जो हम लोग बराबर लेते हैं तो हम लोग देखते हैं इसकी क्या वैल्यू मिलती है। तो जब थीटा जब थीटा 0 रहता है तो cos थीटा की वैल्यू 1 मिलती है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते जब थीटा हम लोग मान लो मैक्सिमम पे पहुंच जाए, मान लो 90 डिग्री का एक केस ले लें, जब थीटा π/2 या अगर डिग्रीज में कहें तो 90 डिग्री पे पहुंच जाता है तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, मींस इससे हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में आप सबने देखा है कि अगर थीटा में इंक्रीज आ रहा है तो डेफिनेटली cos थीटा में डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? यानी इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। क्लियर है? हम लोग देखते हैं कि जब cos थीटा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos थीटा की वैल्यू 1 है, और जब बढ़ते बढ़ते इसको π/2 कर देते हैं, ठीक है, तो ये 0 हो जाता है। यानी अगर इसको हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं, इसको अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी थीटा को अगर हम बढ़ाते हैं तो cos थीटा कम होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और सबको पता है। ये सब सारी चीजें आपको बहुत बेसिक्स में पढ़ाया गया है, 9th 10th लेवल में पढ़ाया गया है, इसलिए सबको पता है। तो वही असर थीटा के बढ़ने से, यानी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द रोटर ईएमएफ एंड रोटर करंट अगर बढ़ेगा, ठीक है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें एंगल बिटवीन द रोटर ईएमएफ एंड रोटर करंट अगर बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, रोटर पावर फैक्टर
अगर एंगल एंगल जो फाई 2 है, कौन सा एंगल है? रोटर ईएमएफ एंड रोटर करंट, और वो भी कब? स्टैंड स्टिल। यानी ये जो फाई 2 एंगल है, रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल एंड रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल के बीच का एंगल है। इस एंगल को अगर इंक्रीज करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा? रोटर पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल बताइए। डिक्रीज करेगा। यस, ठीक है। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग मान लो मैग्नीट्यूड में वेरिएशन नहीं भी करते हैं, यानी अगर रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल और रोटर के करंट एट स्टैंड स्टिल के मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं भी आता है, उनके बीच के एंगल में भी बदलाव आता है, यानी पावर फैक्टर में बदलाव आता है, तो भी आपके रोटर आपके टॉर्क पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिए। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन या फ्रॉम द अबव इक्वेशन लिख लीजिए। इन दोनों इक्वेशन के बारे में चर्चा हो रही है। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन ऑफ, या ऐसे कर दो, फॉर टॉर्क, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, कॉमा दे दीजिए, कॉमा दे के आगे लिखिए, इट इज वेरी मच क्लियर दैट, it is very much clear that as phi 2 increases, it is very much clear that as phi 2 increases, as phi 2 increases, और ब्रैकेट में लिख लीजिए phi 2 का इंक्रीज करने का मतलब क्या है? cos phi 2 का डिक्रीज होना। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए एंड हेंस, ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए एंड हेंस cos phi 2 डिक्रीजेस। जाहिर है phi 2 के इंक्रीज होने का मतलब cos phi 2 का डिक्रीज होना, तो ब्रैकेट के अंदर एंड हेंस cos phi 2 डिक्रीजेस, एंड हेंस cos phi 2 डिक्रीजेस। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। उसके बाद लिखिए द टॉर्क डिक्रीजेस। जाहिर है phi 2 बढ़ रहा है, cos phi 2 कम हो रहा है। cos phi 2 अगर यहां पर इस इक्वेशन में cos phi 2 अगर कम होने लगेगा तो आपका टॉर्क कम होने लगेगा, यानी आपका एंगल बढ़ रहा है तो cos phi 2 कम हो रहा है, cos phi 2 यानी पावर फैक्टर कम हो रहा है तो आपका टॉर्क कम हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिख लीजिए द टॉर्क डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जाहिर है इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जाहिर है इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी अगर एंगल कम होने लगेगा, एंगल बिटवीन द रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल एंड रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, अगर ये एंगल कम होने लगेगा तो डेफिनेटली cos phi बढ़ने लगेगा, और अगर cos phi बढ़ने लगेगा तो आपका टॉर्क बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसीलिए वाइस वर्सा हम लोग लेके चलते हैं, यानी आपको रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर। हमने देख लिया कि किस तरह से डिपेंडेंस इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ हमने देख लिया पावर फैक्टर पे डिपेंडेंस देख लिया, हमने मैथमेटिकली देख लिया, और हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से देख लिया, हमने थ्योरेटिकली देख लिया। अब जाहिर है रोटर का पावर फैक्टर में बदलाव आ सकता है, या रोटर का पावर फैक्टर अलग अलग केस में हो सकता है। ठीक है, हम लोग दो अलग अलग केस एज्यूम करके चलेंगे। पहला केस हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, मान लो रोटर का जो पावर फैक्टर है ना, या मान लेते हैं हम लोग रोटर का जो सर्किट है ना, वो सर्किट एक केस में हम लोग लेके चलेंगे इंडक्टिव है, एक केस में हम लोग लेके चलेंगे नॉन इंडक्टिव है। नॉन इंडक्टिव का मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। तो दो केस हम लोग एज्यूम करके देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस क्या है आपके इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए, हम लोग दो केस लेके चलेंगे। पहला केस लिख लीजिए केस 1, पहला केस लिख लीजिए केस 1। इसमें लिख लीजिए rotor assumed to be non-inductive, rotor assumed to be non-inductive। ठीक है, नॉन इंडक्टिव का मतलब क्या है? तो डेफिनेटली रेजिस्टिव हो गया, प्योरली रेजिस्टिव हो गया। हमेशा ध्यान में रखिएगा नॉन इंडक्टिव का मतलब, हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखना है
कि हर केस में नॉन इंडक्टिव का मतलब रेजिस्टिव नहीं है, ठीक है, हर केस में नॉन इंडक्टिव का मतलब रेजिस्टिव नहीं है। इंडक्शन मोटर के केस में नॉन इंडक्टिव का मतलब रेजिस्टिव है, इसलिए कि यहां कैपेसिटिव सर्किट है ही नहीं, इंडक्शन मोटर के अंदर कैपेसिटिव सर्किट है ही नहीं, ठीक है। नहीं तो बाकी सारे केसेस में अगर इन जनरल हम लोग लेके चले तो नॉन इंडक्टिव का मतलब कैपेसिटिव भी हो सकता है, रेजिस्टिव भी हो सकता है, या कैपेसिटिव और रेजिस्टिव का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन इस केस में कोई कैपेसिटिव सर्किट नहीं इन्वॉल्व है, तो अगर हम कहें कि नॉन इंडक्टिव तो उसका डेफिनेटली मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। समझ में आ रहा है? ये मतलब समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इन जनरल पावर सिस्टम के जनरल सर्किट के बारे में अगर हम चर्चा करें, हम बोलेंगे नॉन इंडक्टिव, तो उसका मतलब बहुत सारा हो सकता है। नॉन इंडक्टिव का मतलब हो सकता है प्योरली रेजिस्टिव भी हो सकता है, प्योरली कैपेसिटिव भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट हो सकता है। लेकिन इंडक्शन मोटर के केस में कोई कैपेसिटिव सर्किट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहां पे नॉन इंडक्टिव का मतलब एक ही बच रहा है, दैट इज प्योरली रेजिस्टिव। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब समझ में आ रहा है? ओके, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला केस 1 व्हेन रोटर इज अज्यूम्ड टू बी नॉन इंडक्टिव, ठीक है। नॉन इंडक्टिव का मतलब यहां इंडक्शन मोटर के केस में प्योरली रेजिस्टिव। और प्योरली रेजिस्टिव का मतलब क्या होगा? पावर फैक्टर कैसा होगा आपका प्योरली रेजिस्टिव के केस में? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में पावर फैक्टर कैसा होगा आपका, या एंगल कैसा होगा? यस, प्योरली रेजिस्टिव के केस में नॉन इंडक्टिव सर्किट यहां पर इंडक्शन मशीन में ले रहे हैं, इसका मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में ये हो गया 0 और पावर फैक्टर हो गया 1, ठीक है। तो ब्रैकेट में ये कंडीशन भी लिख लीजिए, जो टॉपिक में आपका है उसके ब्रैकेट में ये कंडीशन लिख लीजिएगा। हमने जो टॉपिक लिया केस 1 व्हेन रोटर इज अज्यूम्ड टू बी नॉन इंडक्टिव, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉन इंडक्टिव का मैथमेटिकल मतलब क्या है, तो आपका एंगल बिटवीन द रोटर EMF at a standstill and rotor current at a standstill is equal to 0 and power factor rotor power factor is equal to 1। ये केस हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे केस 1 के लिए। केस 1 के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और ये कौन सा केस है? जब रोटर आपका नॉन इंडक्टिव है। और डेफिनेटली नॉन इंडक्टिव का मतलब क्या है? तो नॉन इंडक्टिव का मतलब है आपका एंगल यहां पे 0 है। नॉन इंडक्टिव का मतलब है phi2 is equal to 0 and cos phi2 is equal to 1, ठीक है। इस केस में हम लोग अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे आसान है स्टैटर फ्लक्स का ग्राफ ले लीजिए। स्टैटर फ्लक्स का ग्राफ कैसे ले सकते हैं अगर रिजल्टेंट की बात नहीं करते हैं तो? अगर रिजल्टेंट की बात नहीं करते हैं तो कैसे प्लॉट कर सकते हैं? इंडिविजुअल फ्लक्स कैसे वेरी कर रहा है? रिजल्टेंट भले ही कांस्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल फ्लक्स कैसे वेरी करता है? इंडिविजुअल हर एक फेजेस का फ्लक्स साइनोसॉइडल है, ठीक है। यानी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी साइनोसॉइडल है, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी साइनोसॉइडल है। और इस चीज का मतलब एक बार समझ लो। आपको लगता है ना कि रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, लेकिन वो रिजल्टेंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा साइनोसॉइडल है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और इसके एनिमेशन को ले आते हैं तो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाएगी। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? ये इमेज आपको पहले भी दिखा चुके हैं। क्लियर दिख रहा है ये इमेज?